of my YouTube channel, Law Journey. So today we are going to discuss about Rajasthan jail law, previous year question paper. This is the part 3 video. I have already made 2 video about Rajasthan jail law, previous year question paper. So let us discuss about previous year MCQ of Rajasthan jail law. So the first question is, which of the following freedom is removed from Article 19 as फंडामेंटल फ्रीडम? कि किस फ्रीडम को जो है आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल फ्रीडम था पहले उसको अब हटा दिया गया है, किसको रिमूव कर दिया गया है? तो इसका आंसर है फ्रीडम टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी। फ्रीडम टू एक्वायर होल्ड प्रॉपर्टी ये था पहले आर्टिकल 19(1) के क्लॉज एफ में, जिसको अब हटा दिया गया बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 एंड इसको अब प्लेस किया गया है इस समय आर्टिकल 300 के ए में, जो कि अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। अब क्या है आपका राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, ठीक है। इसको 300 ए में जो है स्थान दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। एक में आपको फ्रीडम देता है फ्रीडम, और एक में आपको रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो इसका जो क्लॉज 1 है ये आपको फ्रीडम देता है, 6 प्रकार का फ्रीडम देता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लगाता है आपको, इसके अलावा क्लॉज 2 से लेकर 6 जो है ये आपको रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि मतलब आप फ्रीडम ऑफ जितने मतलब क्लॉज ए में फ्रीडम दिए गए उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है। क्लॉज 2 से लेकर 6 तक लगाता है फ्रीडम। क्लॉज 1 में 6 प्रकार का फ्रीडम दिया गया, तो इसको देखते हैं हम लोग शॉर्टकट से। इसका शॉर्टकट है SAAMRT, जैसे कि हमने इसके पहले भी वीडियो में ये शॉर्टकट बता चुका हूँ, तो इसको बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। SAAMRT इसका शॉर्टकट है। एस मतलब होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, ए मतलब होता है पीसफुल असेंबली होता है, पीसफुल असेंबली। फिर अगले ए वाले मतलब होता है मतलब कि एसोसिएशन बनाना, यूनियन बनाना, और कॉरपोरेशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है फॉर्म करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थिंक 2011 का साथ में 2011 में अमेंडमेंट किया गया, उसके थ्रू जो है इसको ऐड किया गया। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका जो है आपका DPSP में भी दिया हुआ है। DPSP को जो पढ़ेंगे आप आर्टिकल 43B पढ़ेंगे, तो वहाँ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डील किया गया। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपका पार्ट 9B में दिया गया है, वहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा मतलब एक जो है पार्ट ही दिया गया है, जो कि आपका आर्टिकल 243 ZH से लेकर ZT तक है, ठीक। तो ये पूरा इसके बारे में हो गया। तो पहला क्या था स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दूसरा है पीसफुल असेंबली है, ठीक है, पीसफुल असेंबली है, और तीसरा आपका एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आपका फोर्थ आपका जो फ्रीडम है वो है आपका फ्रीली मूव, कहीं भी आप घूम सकते हैं पूरे इंडिया में, उसके लिए फ्रीडम देता है आपको। और इसके बाद नेक्स्ट आपका है रिसाइड एंड सेटल होना, कहीं भी आप रिसाइड कर सकते हैं पूरे इंडिया में, और कहीं भी सेटल हो सकते हैं, यानी कहीं भी घर बनवा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। उसके बाद और जो लास्ट हमारा है ये है ट्रेड से, ट्रेड प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन से, ट्रेड प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन TOP, ठीक है, टॉप से तो लीजिएगा ट्रेड ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। तो ये आपका क्लॉज ए है, सब क्लॉज ए है, ये B है, ये आपका C है, ये आपका D है, ये E है, और F तो हट गया अब, तो अब ये जो है आपका ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन जो है आपका ये क्लॉज G हो गया है। F तो हट गया क्योंकि अब क्या था पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको अब जो है 300 A में जो है प्लेस किया गया है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसके अलावा जो हमारा रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से देख लेते हैं इनको भी। रिस्ट्रिक्शन आपका क्लॉज 2 से लेकर 6 तक जो पूरा रिस्ट्रिक्शन दिया गया, 4 क्लॉज रिस्ट्रिक्शन पूरा। तो इसका भी शॉर्टकट मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, बस रिवाइज करते हैं। इसका शॉर्टकट है SSI FD और CD, FD और CD। S मतलब होता है सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, और दूसरे S मतलब होता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्य के खतरा अगर हो कोई होता तो उसके लिए कर सकते हैं। I मतलब होता है इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस है। F मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन, आपको फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन कंट्री है उसके संबंध में अगर कोई आप मतलब ब्रीच करते हैं तो वहाँ जो आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा। F मतलब D मतलब होता है डिफेमेशन हो गया एक, और C मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया,
इसके अलावा एक नेक्स्ट जो डी लिखा है, इसका मतलब होता है डिसेंसी एंड मॉरलिटी होता है, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। ठीक, तो ये शॉर्टकट था पूरा। SSI FD CD। ठीक है, SSI FD CD कितना है? 3 2 5 2 7 7 है आपका रजिस्ट्रेशन, 7 रजिस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 19 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ जो मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते रहते हैं। जैसे JLO में भी काफ़ी प्रीवियस ईयर केस आता रहता है। तो हम लोग कुछ हम लोग कुछ जो है केस लॉ के बारे में देख लेते हैं। पहला केस लॉ आपका है इम्पोर्टेंट जो है, ये रमेश थापर का केस है। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, सॉरी स्टेट ऑफ मद्रास का है। इसमें बोला गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये क्या है? फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। इसको इस केस में हेल्ड किया गया कि जो फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अलावा दूसरा हमारा केस है R राजगोपाल का है, R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का है। इसमें बोला गया कि गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू प्रोहिबिट कर करें, रोके या फिर प्रायर रिस्ट्रेंट कोई नहीं लगा सकता किसमें? पब्लिकेशन में। ठीक है, प्रायर रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकता कोई भी, मतलब कि पब्लिकेशन हो रहा है जो डिफेमेटरी आर्टिकल से संबंधित है, उस पर जो है प्रायर रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते। मतलब अगर आपको संदेह लग रहा है कि मतलब कोई व्यक्ति डिफेम करने वाला है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट देने वाला है, तो उसके लिए आप प्रायर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते जब तक कि जो है ये कंफर्म ना हो कि वो मतलब स्टेटमेंट जो है डिफेमेटरी है। ठीक है, तो इस तरह का जो है ये केस जो है इसमें हेल्ड किया गया। इसके अलावा 2 केस होगा। तीसरा केस हम लोग देखते हैं। तीसरा केस आपका सोडन सिंह से संबंधित है, सोडन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आपका। इसमें बोला कि जो हॉकर्स होते हैं, मतलब फेरी वाले जो मतलब घूम घूम के सामान बेचते हैं, हॉकर्स को जो है बोला गया कि हॉकर्स के पास राइट है सेल करने का जो भी मतलब सामान वगैरह बेचते हैं, उनके पास जो है ये जो आपका आर्टिकल 19(1)(g) जो दिया गया ना, ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, उससे जो है प्रोटेक्ट किया गया हॉकर्स को। ये बोला गया सोडन सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये प्रीवियस ईयर में एक बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और लास्ट केस हमारा इंपॉर्टेंट है, ओम प्रकाश का केस है, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी। इसमें बोला गया कि जो ऋषिकेश एरिया में जो एग सेलिंग को, यानी अंडे बेचने को जो है प्रोहिबिट किया गया, एग सेलिंग को जो है प्रोहिबिट किया गया। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये हेल्ड किया गया। और जो भी मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगाए थे म्यूनसिपैलिटी ने, ठीक है, जो भी मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाया म्यूनसिपैलिटी ने या फिर स्टेट ने, वो जो है वैलिड है। ठीक, तो ये 4 केस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया, जिसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, इसके अलावा तो आप लोग को बाकी क्लॉज तो बाकी ये सब ऑप्शन तो पता होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 19 का ऑप्शन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ए लॉ विच आर्बिट्रेरली एंड एक्सेसिवली इन्वेड्स द राइट ऑफ ए पर्सन। कोई भी लॉ जो किसी व्यक्ति के अधिकार का मनमाने या निरंकुश तरीके से उल्लंघन करता है, तो ऐसा लॉ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन 2 सही है, अनरीजनेबल एंड मे बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। देखिए आर्बिट्रेरली यहाँ दिया हुआ ना, तो आर्बिट्रेरी से एक आपका लैंडमार्क केस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको हम लोग बोलते हैं ई.पी. रोयप्पा के केस के नाम से जाने जाते हैं, ई.पी. रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का है केस, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें बोला गया कि जो है इक्वालिटी जो हमारा है, यानी कि आर्टिकल 14, ठीक है, इक्वालिटी आर्टिकल 14 हमारा ये एंटीथेसिस है, यानी कि एंटी है, किसके एंटी है? आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि या तो आर्बिट्रेरीनेस होगा या तो फिर इक्वालिटी होगा, दोनों एक साथ जो है प्लेस नहीं हो सकते एक ही जगह पे। इसके अलावा इस केस में ये भी हेल्ड किया गया कि जो है इक्वालिटी जो होता है ना, वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, ये जो इसमें हेल्ड किया गया ई पीरो का वैसे तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था आर्बिट्रेरीनेस के बारे में। इसके अलावा मेनका गांधी का केस याद रखिएगा आप कि प्रोसीजर जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, वहाँ भी ये बातें बोली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, नेम ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर गवर्नमेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड क्रीमी लेयर। किस केस में जो है क्रीमी लेयर को निर्धारित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार द्वारा निर्मित कमेटी का नाम क्या था? मतलब क्रीमी लेयर से संबंधित जो है कौन सी कमेटी जो है गठित की गई? तो इसका सही आंसर आपको डी है, संथानो कमेटी था। ये आपका कमेटी जो 1971, आई थिंक 1971 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था इस कमेटी को, कि ये चेक करना कि मतलब क्रीमी लेयर जो रिजर्वेशन जो क्रीमी लेयर स्टेज को था वो वैलिड है कि नहीं, क्रीमी लेयर वैलिड है कि नहीं रिजर्वेशन में।
क्रीमी लेयर क्या होता है देख लेते हैं। क्रीमी लेयर वो है कि मतलब जो जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इन तीनों कैटेगरी में जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है या फिर जो रिजर्वेशन पा चुके हैं और मतलब एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां मतलब उनको जो है अब रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, तो उनको रिजर्वेशन छोड़ने से संबंधित है क्रीमी लेयर। तो मतलब जो इस तीनों कैटेगरी में ओबीसी एससी एसटी है, वो एक लेवल पहुंचने के बाद जो है ये अब क्रीमी लेयर पे आ गए हैं कि मतलब इनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हीं को मतलब कि रिजर्वेशन के उन्हीं को छोड़ने के लिए जो है ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। और क्रीमी लेयर अगर देखना है तो क्रीमी लेयर के 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण केस हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला इंपॉर्टेंट आप पढ़ेंगे केस, क्रीमी लेयर का मतलब कोई भी अगर मेंस में आया या प्री में आया तो इसका 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण केस हमेशा याद रखिएगा। पहला है इंदिरा साहनी का केस है। इंदिरा साहनी तो आप जानते होंगे, वो फेमस केस है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका केस 1992 का है। ठीक है, इसमें बोला गया था कि जो ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी के जो है उन पे जो ये क्रीमी लेयर अप्लाई होता है, जबकि एससी और एसटी जो इन पे क्रीमी लेयर जो है अप्लाई नहीं होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले में ये बोला गया 1992 में। इसको हम लोग मंडल केस के बारे में बोलते हैं। ठीक है, 9 जजेज बेंच ये वाला केस है, 9 जज बेंच का केस है। और इसकी जस्टिस तो अभी याद नहीं आ रहा, जस्टिस भी जो जिन्होंने जजमेंट डिलीवर किया था वो भी याद नहीं आ रहा, देखते हैं बाद में। दूसरा केस है आपका एम नागराज का केस है, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2006 का केस आपका है, 1992 2006। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या बोला गया कि जो एससी एसटी हैं उनको भी जो क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जाए, मतलब उन पर भी जो क्रीमी लेयर अप्लाई किया है। जबकि मंडल केस में बोला गया कि एससी एसटी को जो है एक्सक्लूड किया करता है क्रीमी लेयर से। ठीक है, तो उन्होंने उसमें इस केस में ये इस एम नागराज वाले केस में ये बोला गया कि एससी एसटी को भी जो क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जाए। ठीक, अगला जो केस है, तीसरा केस जर्नैल सिंह का केस है। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता एंड अदर्स। लक्ष्मी नारायण गुप्ता एंड अदर्स का केस, ये आपका 2018 का केस है, लेटेस्ट केस है आपका। इसमें भी यही जो एम नागराज वाले केस था उसी को जो है वैलिड डिक्लेयर किया गया कि हाँ जो एम नागराज के केस में बोला गया कि एससी एसटी को भी जो है क्रीमी लेयर प्रिंसिपल में जो है लाया जाए। ठीक है, तो उसको जो है वैलिड डिक्लेयर किया गया इस केस में। 3 महत्वपूर्ण केस है। पहला आपका इंदिरा साहनी का केस है, मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है जो, उसमें बोला गया कि केवल मतलब ओबीसी वाले वर्ग के ऊपर जो है अप्लाई होगा क्रीमी लेयर, एससी एसटी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एम नागराज में बोला गया कि मतलब एससी एसटी पे अप्लाई होना चाहिए, और इसी को जो है रीअफर्म किया गया या फिर वैलिड डिक्लेयर किया गया इस एम नागराज के जजमेंट को, किसमें जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण एंड अदर्स में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केस महत्वपूर्ण था क्रीमी लेयर के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसका संथानों कमेटी है। ठीक है, इसके अलावा जो है बालकृष्ण कमेटी, ये जो है बालकृष्ण कमेटी हमारा, ये उससे नेशनल कमीशन फॉर फार्मर के लिए, माने किसानों के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए तो उसके लिए। और ये स्वामीनाथन कमेटी, ये जो है थर्ड ऑप्शन, ये उससे दलित से संबंधित है कि जो दलित हैं एससी मतलब एससी एसटी हैं उनको जो है नॉन हिंदू डिक्लेयर किया जाए। तो ये जो है इससे संबंधित है स्वामीनाथन कमेटी। ठीक, बाकी संथानम तो इसका सही ऑप्शन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल टू। किसको मतलब कि ये बोल रहा है कि आर्टिकल 19 जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम के बारे में दिया गया वो किसको अवेलेबल है, सिटीजन को, नॉन सिटीजन को, पब्लिक सर्वेंट को, या फिर सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों। तो इसका सही ऑप्शन है केवल जो है सिटीजन को अप्लाई है। इसका सही ऑप्शन जो है सिटीजन को है। अब देखते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट कौन कौन से आर्टिकल है जो मतलब कि दोनों को अप्लाई है, नॉन सिटीजन को भी है, ठीक है, और सिटीजन दोनों को जो है अवेलेबल है, दोनों को मतलब मिलता है। इसके लिए आपका आर्टिकल 14 है, इसके अलावा आर्टिकल 20 है, 21 है, 22 है। ठीक है, ये 3 हो गए। इसके अलावा 25 से लेकर 28 तक जो है ये भी जो है नॉन सिटीजन को अप्लाई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है एग्जाम में कि कौन सा नॉन सिटीजन को अप्लाई है, कौन सा जो है सिटीजन को। तो सिटीजन को तो सभी जितने फंडामेंटल राइट है वो सभी जो है सिटीजन को अवेलेबल है। ठीक है, बस याद रखिए कौन सा नॉन सिटीजन को अवेलेबल है। इसमें से आर्टिकल 14 हो गया, 20, 21, 22 हो गया, ये लगातार है।
और आपका 25 से 28 ये भी लगातार है, तो बस 14 आपको याद करना है, 14 वाला। ये इक्वलिटी बिफोर लॉस है। आर्टिकल 14 मैंने आपको पढ़ा दिया पहले से ही। आर्टिकल 14 क्या है आपका, इक्वलिटी बिफोर, दो भाग में डिवाइड है आपका आर्टिकल 14। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका कहाँ से लिया गया है, ये आपका जो है ब्रिटेन कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन जो है ऑरिजिन है आपका, ब्रिटेन से ऑरिजिन है। निगेटिव कॉन्सेप्ट आपका, ये आपका रूल ऑफ लॉ से जो है इसको डिराइव किया गया, रूल ऑफ लॉ, जो कि एविडाइसी का है। ठीक है, एविडाइसी का रूल ऑफ लॉ जो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, तो ये दोनों जो है रूल इंडिया में अप्लाई होते हैं। इसके अलावा एक इसका डिफिनेशन और है जो इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, तो इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं है। बस दो ही याद रखिएगा, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये एविडेंसी का रूल ऑफ लॉ है जो कि इंडिया में अप्लाई होता है इन दोनों पे डेफिनेशन पे, कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। यही जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो इसके अलावा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये हमारा अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। और इसको डिफाइन किया गया, अगर पूछेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सॉरी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को डिफाइन किस केस में किया गया है, ये अनवर अली सरकार का केस है, अनवर अली सरकार का केस है। ठीक, तो इसमें ये इसको डिफाइन किया गया है, तो ये इक्वलिटी बोल रहा हूँ। इसके अलावा आप इसको याद कर लीजिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो है नॉन सिटीजन के ऊपर कौन कौन से जो है फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं, किसको मतलब कौन कौन से राइट जो है उनको जो है कॉन्फर किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सा राइट उनको देता है। जिसमें आर्टिकल 14 है, 20, 21, 22 है और 25 से 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। तो इसका सही ऑप्शन 2 है, और सिटीजन ओनली, कि आर्टिकल 19 केवल जो है सिटीजन को मिलता है। इसके अलावा आर्टिकल 19 हो गया। ठीक है, इसके बस ये याद रखिएगा 14, 20, 21, 22, 20, 21, 22 और 25 से 28, इसके अलावा जो भी है ये केवल सिटीजन को मिलता है। बाकी ये जो दिया है 14 से 20, 14, 20, 21, 22, ये नॉन सिटीजन को भी और सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इंडिस्पेंसिबल इन डेमोक्रेसी, ये किस केस में कहा गया, कि मतलब कि फंडामेंटल स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है एक महत्वपूर्ण जो है राइट है डेमोक्रेसी में। ये बोला गया था रमेश थापर वाले केस में। रमेश थापर अभी केस हमने आपको पढ़ाया है, अभी अभी मैंने इसके पहले आपको रिवीजन करवाया है। उसमें बोला गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। तो वही केस ये वाला भी है। ठीक है, वही यहाँ बोलता है कि इंडिस्पेंसिबल, यानी कि आवश्यक है, नेसेसरी है, मस्ट है, कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी में। ठीक है, इसके अलावा ए के गोपालन का जो केस है आपका, ए के गोपालन, ये 3 ऑप्शन थर्ड वाला, ये आपका आर्टिकल 21 से है, जिसमें जो है राइट टू लाइफ को जो है काफ़ी नैरो इंटरप्रिटेशन इसका किया गया था, नैरो इंटरप्रिटेशन काफ़ी किया गया था राइट टू लाइफ को। इसके बाद जो मेनका गांधी का केस आता है जो है, उसमें जो इसका वाइड इंटरप्रिटेशन किया गया कि राइट टू लाइफ में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 आपका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आर्टिकल 19 के बारे में क्वेश्चन पूछा था ये, तो आर्टिकल 19 मैंने आपको पढ़ाई दिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। ठीक है, ये बोला कि राइट टू लाइफ में इंक्लूड नहीं है राइट टू डाई, ये किस केस में हेल्ड किया गया। ये केस आपका ज्ञान कौर का केस है। राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई, या फिर राइट टू लाइफ नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, इसका पूरा जो है एक सीरीज है, सीरीज ऑफ केसेस इसमें लिया गया है कि जो है किस केस में ये डिसाइड किया गया राइट टू डाई जो है इंक्लूड राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई है। इसका हम लोग देखते हैं, पहला केस है, इसका पूरा सीरीज केस है, 5 केस का पूरा सीरीज है। अगर कोई मतलब मेंस में अधिकतर क्वेश्चन आता है आर्टिकल 21 से, तो यही 5 केस जो है सबसे इंपॉर्टेंट। का पहला केस आपका है मारुति श्रीपति दुबल, मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। सबसे पहला केस यही है जिसमें मतलब ये जो है लाया गया कि राइट टू डाई में राइट टू लाइफ में इंक्लूड है राइट टू डाई की नहीं है। जैसे बोला गया कि राइट टू लाइफ में आपका राइट टू लाइफ जो है, इसमें जो है आपका राइट टू डाई जो है आता है, राइट टू डाई इंक्लूड है। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस आया आपका, इसका आया पी रथीनाम का केस आया, पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये आपका 1994 का केस है, 1994 का केस है। इसमें भी यही बोला गया जो श्रीपति दुबल वाले केस है ना, मारुति श्रीपति दुबल, इसी केस में इसको भी बोला है कि हाँ राइट टू लाइफ में जो है राइट टू डाई आता है, राइट टू डाई जो है इंक्लूड है। ठीक, इसके बाद तीसरा केस आपका आता है। ठीक है, इसके बाद मतलब काफ़ी डिस्कशन किया गया है, काफ़ी कमेटी वगैरह बैठा कि मतलब कि ये राइट टू लाइफ में इंक्लूड है राइट टू डाई की नहीं है।
तो काफ़ी आर्गूमेंट करने के बाद जो है अगला केस हमारा आता है, सबसे इम्पोर्टेंट केस है, ज्ञान कौर का केस आता है। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, स्टेट ऑफ पंजाब पीवी। इस केस को जो है डिलीवर जस्टिस, इसमें जजमेंट डिलीवर किया गया था बाय हॉनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा के द्वारा इसके जजमेंट को डिलीवर किया गया था। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था हमारा। ज्ञान कौर का केस है, ये 1996 में आया था आपका। ठीक, 1996 का। इसके पहले जो हमारा आया था पी रथिनाम, ये 1994 का था। उसके 2 साल बाद जो है ज्ञान कौर केस आया। इस केस में जो है पी रथिनाम, ठीक है, पी रथिनाम, इसके अलावा मारुति श्रीपति दुब्बल के केस को जो है उनको, उन दोनों केस को जो है इसमें ओवर रूल्ड किया गया। ठीक है, और ये बोला गया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है। ठीक, ये बोला गया इस केस में। और इसके अलावा जो सेक्शन हमारा 309 है, 309 ऑफ IPC, जो कि डील करता है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में पनिशमेंट देता है, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वैलिड डिक्लेयर किया गया कि मतलब ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और कोई व्यक्ति अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो उसको जो है पनिशमेंट जो है दिया जाना चाहिए। आई थिंक इसका पनिशमेंट शायद 2 साल या फिर 1 साल से कुछ करके है। ठीक है, काफ़ी मतलब ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है, 2 साल शायद करीब के आसपास है, जिसमें जो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया 309 को। और इसके अलावा ओवर रूल्ड किया गया पी रथिनाम और मारुति श्रीपति दुब्बल बस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस को, और बोला गया राइट टू लाइफ में जो है राइट टू डाई भी आपका इंक्लूड जो है नहीं है। ठीक, इसके बाद आपका उसका आता है, क्या नाम है, कॉमन कॉज वगैरह आता है। ठीक है, पुट्टा स्वामी है, तो मैं राइट टू प्राइवेसी भी आ जाता है, इसी में इंक्लूड कर देता है। ठीक है, इसके बाद कॉमन कॉज देख लीजिएगा। ठीक है, 2018 का केस है ये। इसके अलावा आप देखना है तो ये अरुणा सानुभाग का केस देख लीजिएगा। इस समय पैसिव इथनेसिया के बारे में जो है बोला गया, पैसिव इथनेसिया और एक्टिव इथनेसिया। तो पैसिव इथनेसिया को अलाउ किया गया है अरुणा सानुभाग के केस में, पैसिव इथनेसिया। इसी में जो है आपका राइट टू लाइफ में राइट टू डाई जो है पैसिव अरुणा सानुभाग के केस में आपका जो है राइट टू लाइफ में राइट टू डाई को तो माना गया कि मतलब राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है, लेकिन पैसिव एथनेसिया को जो है अलाउ किया गया। ठीक है, तो ये पूरा केस था। पहला क्या था, मारुति श्रीपति दुब्बल केस है, और दूसरा पी रथिनाम का केस है आपका। इसके अलावा फिर बाद में ज्ञान कौर का केस आया, फिर बाद में जो है केस पुट्टा स्वामी लगा दीजिएगा, फिर कॉमन कॉज केस लगा दीजिएगा, तो आपका जो है पूरा सीरीज हो जाएगा केस का। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। ठीक है, इसके अलावा बाकी हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। पी रथिनाम हो गया, ठीक है, मारुति श्रीपति दुब्बल है। SR कपूर का तो पता नहीं है क्या होगा इसका। ठीक है, इस केस का नहीं पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, किस केस में हेल्ड किया गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो जो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका भी राइट टू प्राइवेसी का पूरा एक सीरीज चलता है कि जो है राइट टू प्राइवेसी मतलब कि इसको फंडामेंटल राइट कब माना गया, इसके पहले भी कौन कौन से केस है जो फंडामेंटल राइट इसको नहीं माना गया। इसका भी पूरा एक केस का सीरीज इसको हम लोग देख लेते हैं, राइट टू प्राइवेसी से संबंधित। राइट टू प्राइवेसी का पहले केस है R राजगोपाल केस है, R राजगोपाल बस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस। इसमें बोला गया राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है, राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है राइट टू बी लेफ्ट एलोन। इसका मतलब इसमें डिफाइन किया गया कि राइट टू प्राइवेसी मतलब होता है राइट टू बी लेफ्ट एलोन, माने अकेले रहने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, और इस राजगोपाल केस के पहले जो है 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट केस हमारे जो थे वो पहले भी आ चुके थे, जो कि ये लार्जर बेंच था। इसके पहले ये जो है आपका जो है आई थिंक 3 जजी बेंच था R राजगोपाल का, या फिर 3 जजी बेंच ये वाला आपका। इसके बाद जो है इसके पहले 2 केस ऑलरेडी आ चुके थे, जिसमें से पहला केस था आपका MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा केस था, सतीश चंद्रा। इसके अलावा जो दूसरा केस था हमारा वो था आपका खड़क सिंह वाला केस था, खड़क सिंह बस स्टेट ऑफ यूपी था, यूपी स्टेट था। इन दोनों केस में इसके पहले भी 2 केस आ चुके थे, सबसे पहले यही 2 केस आए थे, उसके बाद राजगोपाल का केस आया था। लेकिन राजगोपाल का केस में क्या था कि इसमें जो है बेंच काफ़ी कम थी, इसमें ये 3 जजी बेंच है आपका राजगोपाल वाला, R राजगोपाल का। लेकिन जो आपका ये MP शर्मा वर्सेस ये सतीश चंद्रा केस है ये आपका 8 जजी बेंच था। इसमें बोला गया कि मतलब राइट टू प्राइवेसी जो है कि कोई प्रकार का राइट नहीं है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी को जो फंडामेंटल राइट नहीं माना गया था दोनों केस में, चाहे MP शर्मा केस हो चाहे खड़क सिंह का केस हो और स्टेट ऑफ यूपी, दोनों बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और चूंकि ये लार्जर बेंच था, ये 8 जजी बेंच था, 8 ये भी था, 8 शायद ये भी था, दोनों बेंच था, तो इसलिए जो है इसको
इसलिए जो है जो आर राजगोपाल केस था, इसने जो है इसको इन दोनों केस को ओवर रूल नहीं कर पाया। तो बाद में इसी के बाद में जो है आपका के एस पुट्टास्वामी केस आता है। के एस पुट्टास्वामी, ये 9 जजेज बेंच था। के एस पुट्टास्वामी 9 जज बेंच था, ठीक है। इस केस में जो है क्योंकि 9 जज बेंच था, इसलिए जो है एम पी शर्मा केस और जो है खड़क सिंह वाला केस, इन दोनों को जो ओवर रूल्ड किया गया। और ये दोनों जो है 8 जज बेंच थे, इन दोनों को ओवर रूल्ड किया गया। बोला कि राइट टू प्राइवेसी में राइट टू प्राइवेसी क्या आपका फंडामेंटल राइट है, इसे बोला गया। तो ये 4 केस था महत्वपूर्ण। सबसे पहले यही दोनों केस आया था, एम पी शर्मा और खड़क सिंह वाला केस। इन दोनों बोला गया राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके बाद जो है आज आर राजगोपाल का केस आया, बस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। इसमें बोला गया राइट टू प्राइवेसी जो है राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। क्योंकि ये जो है ज़्यादा बड़ा बेंच नहीं था, इसीलिए जो है एम पी शर्मा को के जजमेंट को ओवर रूल नहीं कर पाया। लेकिन बाद में के एस पुट्टास्वामी केस आता है जो कि 9 जजी बेंच था। ये आई थिंक 2017 का केस है, के एस पुट्टास्वामी आप केस आपका, ठीक है। इस केस में जो है बाकी दोनों केस को, एम पी शर्मा और खड़क सिंह केस को ओवर रूल्ड किया गया और बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक। तो ये पूरा इसका सीरीज था राइट टू प्राइवेसी का, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि क्वेश्चन क्या था कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट राइट किस केस में हेल्ड किया गया। तो इसका आपका है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड केस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच आर द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फोन टैपिंग केस। किस केस को जो है फोन टैपिंग केस के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को फोन टैपिंग केस के बारे में जानते हैं, फोन टैपिंग केस के संबंध में जानते हैं। इसमें फोन टैपिंग केस को जो है इस केस में PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले में फोन टैपिंग को जो है क्या बोला, फोन टैपिंग को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि ये जो आपका फंडामेंटल राइट है किसी व्यक्ति का। और आप कोई मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फोन टैपिंग नहीं कर सकती किसी व्यक्ति का, जब तक कि अनलेस कि मतलब कोई सिक्योरिटी का कोई खतरा ना हो, कोई मतलब कि स्टेट के सिक्योरिटी संबंधी कोई खतरा ना हो, इसके अलावा अदर कोई कॉन्टीजेंसी ना हो जहाँ मतलब की आवश्यकता हो कि फ़ोन टैपिंग करना आवश्यक है, ठीक है। बस एक दो जैसे पब्लिक इमरजेंसी वगैरह हो गया तो वहाँ जो है आप फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब किसी व्यक्ति का चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर कोई अथॉरिटी हो, वो जो है फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता किसी भी मतलब व्यक्ति का। जो कि फ़ोन टैपिंग एक्ट हमारा जो है फ़ोन टैपिंग एक्ट है हमारा, इसको बोलते हैं फ़ोन टैपिंग एक्ट को बोलते हैं, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बोलते हैं। इसका सेक्शन 5 का क्लॉज 2 जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप किसी व्यक्ति का जो है फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। सेक्शन 5 क्लॉज 2 है, तो इसके बारे में बताइए फ़ोन टैपिंग के बारे में। इसके अलावा जो इसका ऑप्शन वो है डी वाला ऑप्शन है, परमानंद कटारा वाला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये राइट टू हेल्थ से आपका है, ठीक है। राइट टू हेल्थ से आपका परमानंद कटारा केस है। तो इसका ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन सही है, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंट इज ए फंडामेंटल राइट किस केस में बोला गया। तो इसका भी ऑप्शन ये दूसरा ऑप्शन है, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंट जो है आपका वो जो फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा मिस्टर एक्स वर्सेस मिस्टर एक्स जेड वाला हम लोग पढ़े अभी को, राइट टू प्राइवेसी था, राइट टू प्राइवेसी के संबंधित है, ठीक है आपका केस है। तो ये सब था। और राइट टू हेल्थ अगर देखना है तो ज़्यादा पढ़ना है तो राइट टू हेल्थ में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करता है, फिर किसी व्यक्ति के हेल्थ को जो है नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए IPC में पनिशमेंट दिया गया है। सेक्शन 269 आप पढ़ेंगे या फिर 270 पढ़ेंगे या फिर 271 पढ़ेंगे। 271 तो क्वारंटाइन है, 269 और 270 पढ़ेंगे तो वहाँ जो है इसका पनिशमेंट दिया है, ठीक। तो ये पूरा इसके हेल्थ के बारे में था। परमानंद कटारा का केस बहुत महत्वपूर्ण केस है। इस केस में जो है ये बोला गया कि राइट टू हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो है CPC का क्वेश्चन आता है। CPC का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर जो है CPC का जो प्रोवाइड करता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट किस ऑर्डर में दिया गया है, किसका ऑप्शन जो है डी सही आपको, ऑर्डर 45 में दिया गया है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा और भी अपील बहुत सारे हैं, आइए थोड़ा अपील बार डिस्कस कर लेते हैं। CPC कहाँ कहाँ पे लिया गया। देखो अपील 2 प्रकार से होता है, एक होता है आप डिक्री से अपील करते हैं, एक होता है आप ऑर्डर से अपील करते हैं। अगर आप डिक्री से अपील करते हैं तो 2 जगह प्रोविजन का दिया हुआ है, एक सेक्शन में दिया है, सेक्शन 96 पढ़ेंगे, 96 और 97, 96
और 97 में जो है इसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा अगर ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर जो है 41 में जो है अपील फ्रॉम डिक्री से अपील दिया गया है। ठीक, अगर ऑर्डर से अपील देखेंगे तो ये भी जो है 2 जगह दिया गया है। सेक्शन में देखेंगे, सेक्शन 104 में दिया गया है ऑर्डर से अपील। इसके अलावा ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर 43 में आपका जो है ऑर्डर से अपील दिया गया है। 43 में पूरा लिस्ट, जैसे सेक्शन 104 है ना, इसमें 4 लिस्ट दिया गया है। जैसे सेक्शन 35 हो गया आपका, 91 हो गया, 92 हो गया, ठीक है, और 95 हो गया। तो ये सब क्या है, ऑर्डर से अपीलेबल का एग्जाम्पल है सब। ठीक, ये 104 में दिया गया है। इसके अलावा 43 में अगर देखें तो 43 में बहुत बड़े लिस्ट दिया गया है, मतलब कि 15-20 लिस्ट दिया गया है जिसमें जो है ऑर्डर से अपील होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि ऑर्डर 9 रूल 13 हो गया आपका, ऑर्डर 9 रूल 9 हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर 7 रूल 10 हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर 22 रूल 9 हो गया। इसके अलावा ऑर्डर 23 आई थिंक, ऑर्डर 23 रूल 1 हो गया, ठीक है, जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री से डील करता है। ऑर्डर 22 आपका जो अबेटमेंट्स है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब डिक्री, सॉरी, ऑर्डर से अपीलेबल है, ठीक है। ऑर्डर कहाँ डिफाइन किया गया, 214 में डिफाइन किया गया, और डिक्री आपका 22 में डिफाइन किया गया, ठीक। तो ये सब जो आपका अपील था। इसके अलावा आप सेकंड अपील भी दिया गया है। सेकंड अपील आपका जो है सेक्शन 100 में दिया गया है, 100 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा 101 पढ़ेंगे, 101 ए पढ़ेंगे, 102 पढ़ेंगे। तो ये सब जो आपका सेकंड अपील से प्रोविजन है, ठीक। तो ये सब आपका जो है अपील के बारे में पूरा था, बेसिक एक इंट्रोडक्शन था, कहाँ कहाँ क्या दिया हुआ है, ठीक। और देखते हैं ऑप्शन क्या था इसका। तो इसका ऑप्शन जो है 45 जो है सही है, ऑर्डर से अपील होता है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सा, ऑर्डर 46 यहाँ दिया हुआ है। ऑर्डर 46 किससे डील करता है, आपका रेफरेंस से डील करता है। रेफरेंस आप पढ़े होंगे, सेक्शन 113 भी है इसके बारे में। सेक्शन 113 इसके साथ ऑर्डर 46, ये दोनों जो है रेफरेंस से आपका डील करता है। इसके अलावा जो है आपका 47, यहाँ ऑप्शन बी में जो है 47 देख रहे हैं, ये आपका जो है रिव्यू से डील करता है। रिव्यू भी आप पढ़े होंगे सेक्शन 114 में। जैसे यहाँ ये तीन सेक्शन चलता है, 113, 114 और 115, ठीक है। ये रेफरेंस है आपका, ये आपका रिव्यू है, ये आपका रिवीजन है, ठीक, 3 चलता है। रेफरेंस मतलब कि कोई चीज़ रिफर करना हाई कोर्ट में, जो कि क्वेश्चन एज टू वैलिडिटी ऑफ लॉ, कि कोई मतलब लॉ जो है वैलिड है कि नहीं है, उस पर कोई मतलब अगर आपको डिस्प्यूट है, कोई आपको मतलब कि वो हो रहा है कि मतलब कि ये जो लॉ दिया गया है ये वैलिड है कि नहीं है, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट में जो है जो भेजते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग रेफरेंस बोलते हैं, हमेशा हाई कोर्ट में होता है। रिव्यू मतलब कि सेम कोर्ट, जिस कोर्ट ने जजमेंट को पास किया है, डिक्री को पास किया है, अगर वही कोर्ट जो है फिर से जो है उसको जो है री एग्जामिन करती है, ठीक है, रिव्यू करती है, रिव्यू माने रिविजिट करना, तो जो है वो जो है रिव्यू होता है। इसके अलावा रिवीजन क्या होता है, रिवीजन हमेशा जो है ज्यूरिडिक्शनल एरर, जहाँ भी ज्यूरिडिक्शन से संबंधित कोई एरर वगैरह होता है, कि ये जजमेंट डिग्री पास हो गया लेकिन बाद पता चलता है कि जहाँ पर इस कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन था ही नहीं इस सूट को ट्राई करने का, तो वहाँ पर जो है आपका रिवीजन चलता है। ये रिवीजन भी हाई कोर्ट में हमेशा जाता है, ये भी हमेशा हाई कोर्ट में ही होता है। हाई कोर्ट देखिए कि मतलब जिस कोर्ट ने या फिर ने इस जजमेंट या डिग्री को पास किया है उसके पास ज्यूरिडिक्शन था कि नहीं पास करने का। तो ज्यूरिडिक्शन आप जानते होंगे, ज्यूरिडिक्शन 3 प्रकार का है, मैंने पढ़ाया आपको इससे पहले वीडियो में। पहला है पिक्यूनरी है, दूसरा सब्जेक्ट मैटर है, और तीसरा आपका टेरिटोरियल है। पिक्यूनरी आपका सेक्शन 6 में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर सेक्शन 9 में दिया गया है, सेक्शन 9, ठीक। और उसके अलावा टेरिटोरियल आपका जो है 15 से लेकर 20 तक दिया गया है। तो इसका शॉर्टकट है PST याद रखिएगा मैं, पिक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर और टेरिटोरियल, ठीक है। तो ये बाकी हो गया रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन के बारे में एक ओवरव्यू करवा दिया मैंने आपको कि इसका मतलब क्या क्या होता है। रेफरेंस और रिवीजन जो आपका ना, ये हमेशा जो हाई कोर्ट में होता है। इसके अलावा रिव्यू जो हो गया आपका 114, ये आपका जो है सेम कोर्ट में होता है, क्योंकि वो जो है फिर से री एग्जामिन करता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, ऑप्शन 45। इसके अलावा अगर 44 भी देखना है तो 44 जो है आपका अपील बाई इंडिजेंट पर्सन है। इंडिजेंट अगर इंडिजेंट व्यक्ति कोई एप्लीकेशन लेके आता है कि मैं जो है इंडिजेंट हूँ और मुझको जो है इस केस में या सॉरी इस सूट में जो है जो कोर्ट फीस वगैरह लगता है या फिर जो भी मतलब कि फ़ीस है प्रोसीडिंग का, उसको जो है हमको मुझे माफ़ किया जाए, तो उसकी जो इंडिजेंट व्यक्ति कोई एप्लीकेशन लाता है उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके संबंध में आप अपील कर सकता है इंडिजेंट व्यक्ति। ऑर्डर 44 में अपील करता है। इंडिजेंट का अगर देखना है तो इंडिजेंट देखना है ऑर्डर 33 में दिया गया है इंडिजेंट। 33 में इंडिजेंट दिया गया और 44 में 33 और 44 में इसका अपील दिया गया, 33 में जो है इंडिजेंट के बारे में पूरा प्रोसीजर दिया गया है, वो कैसे एप्लीकेशन लाएगा, कहाँ लेके जाएगा, ठीक है। और उसका रिजेक्शन भी दिया गया है। 33 आई थिंक 33 का रूल 5 है या 33 का रूल 9 है, अभी ये एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन इसी में जो है उसका रिजेक्शन भी दिया गया है।
तो ये सब ऑर्डर के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं कि ऑर्डर जो है 32 ऑफ CPC, हु कैन फाइल सूट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, यानी माइनर के बिहाफ पे जो है कौन कौन जो है सूट फाइल कर सकता है। ऑर्डर 32 में जो है माइनर के बारे में दिया है, कोई व्यक्ति अगर माइनर है सूट फाइल करना है तो कैसे सूट फाइल करेगा। ये दो प्रकार के, प्लेंटिफ अगर माइनर है तो, और एक डिफेंडेंट अगर माइनर है तो। अगर प्लेंटिफ माइनर है तो जो है नेक्स्ट फ्रेंड जो है ऑफ माइनर, जो ये जो आपका सूट जो है फाइल करेगा, जिसको मतलब क्या होना चाहिए, मेजर होने चाहिए। मेजर, इसके दो कंडीशन है, दो क्वालिफिकेशन मान लीजिए। मेजर होना चाहिए पहला, और दूसरा जो है क्या होना चाहिए, एक मेजर होना चाहिए और एक जो है साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड कि मतलब जो है पागल वगैरह ना हो, ठीक है, इडियट ना हो, लूनाटिक ना हो, ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए। मेजर और साउंड माइंड होना चाहिए नेक्स्ट फ्रेंड होने के लिए। और इसके अलावा अगर डिफेंडेंट अगर माइनर है तो जो है इसको हम लोग बोलते हैं गार्जियन एड लिटम, गार्जियन एड एडी लिटम, LITUM, इसको हम लोग बोलते हैं। ये भी जो है नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द डिफेंडेंट होता है, जो है प्लेंटिफ के बिहाफ पे जो है सूट फाइल करता है। ठीक, तो ये पूछा है कि हु कैन, कौन सूट फाइल करता है माइनर के बिहाफ पे। तो इसका अगर प्लेंटिफ अगर पूछ रहा है, सूट कौन फाइल कर रहा है, सूट मतलब प्लेंटिफ फाइल करता है, तो इसका जो है नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर होगा। इसका ऑप्शन 3 ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो माइनर के बारे में ये था बेसिक एक जानकारी। ठीक है, इसके बारे में था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, अगला क्वेश्चन आपका है, ए रिसाइड करता है दिल्ली में, पब्लिश करता है आर्टिकल डिफेमेटरी टू बी एट जयपुर में, वेयर सूट फॉर डिफेमेशन विल बी फाइल्ड, कहाँ में सूट फॉर डिफेमेशन फाइल होगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा, या तो दिल्ली में या तो जयपुर में। एक व्यक्ति जो है ए जो है रिसाइड करता है दिल्ली में, ठीक है, ये दिल्ली में रहता है, और पब्लिश करता है डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश करता है टू बी को जो है डिफेम करता है, जो कि बी कहाँ पर है, जयपुर में है। तो ये बोल रहा है कि जो है बी जो है जिसको 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 डिफेम किया गया, ये सूट कहाँ फाइल करेगा। तो ये किसी भी जगह फाइल कर, चाहे दिल्ली हो या फिर जयपुर हो। तो ये जो है आपका, ये आपका CPC में जो है पढ़ेंगे आप सेक्शन 20 सेक्शन 20, वहाँ पे ये दिया गया है कि मतलब जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। ठीक है, इसके अलावा जहाँ डिफेंडेंट या फिर प्लेंटिफ, जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड करता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, ठीक है, तो वहाँ जो है प्लेंटिफ जो है सूट लेके आ सकता है। 15 से 20 हमने आपको भी पढ़ाया है, सेक्शन 15 से लेकर 20 तक जो है ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है। ठीक है, तो उसी का जो ये 20वां ये जो है इस क्वेश्चन पूछा गया है, ये सेक्शन 20 के बारे में ये क्वेश्चन जो है इसमें जो है डील किया गया। तो इसका ऑप्शन जो है इधर दिल्ली और जयपुर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका देखेंगे तो सेक्शन 15 आप जानते होंगे कि सेक्शन 15 बोलता है कि एवरी सूट, कोई भी सूट आप इंस्टीट्यूट अगर कर रहे हैं तो वो जो है कॉम्पिटेंट टू ट्राई होना चाहिए, और प्लस जो है लोवेस्ट ग्रेड में होना चाहिए। 15 बोलता है। 16 आपका बोलता है कि अगर सूट आपका जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, तो जो है आप सूट कहाँ फाइल करेंगे, जहाँ जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है सिचुएट है, स्थित है, सिचुएट जहाँ पर है वहाँ पर आप फाइल करेंगे। इसके अलावा सेक्शन 17 बोलता है कि अगर डिफरेंट कोर्ट है, मतलब आप ऐसा सूट लेके आए जो मतलब कि 2 से ज़्यादा कोर्ट में जो है लाई करता है, 2 से ज़्यादा कोर्ट में आप फाइल करते हैं, तो जो है किसी भी एक कोर्ट में जो आप फाइल कर सकते हैं। उसके लिए चाहें तो आप जो है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों मिलकर जो है कंसेंट से भी जो है, जनरली क्या होता है कंसेंट से कोई जो है आप किसी मतलब कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते, लेकिन अगर डिफरेंट कोर्ट है वो एक एक्सेप्शन है इसका, क्योंकि डिफरेंट कोर्ट है तो वहाँ मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कंसेंट करके किसी भी एक कोर्ट में जो है अपना सूट लेके आ सकते हैं। इसके अलावा 18 बोलता है, सेक्शन 18 आपका मूवेबल प्रॉपर्टी संबंधित है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी संबंधित तो वो है सूट आपका कहाँ लाई होगा। इसके अलावा सेक्शन 19 जो है आपका, अगर अनसर्टेन है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि सूट कहाँ फाइल होगा, तो उसके लिए आप कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट आपको जो है जहाँ मतलब सूट फाइल करना होगा, किसी भी कोर्ट में आप चले जाएंगे तो कोर्ट आपको जो रेफर करेगा कि इस कोर्ट में आप जो फाइल करें। इसके बाद सेक्शन 20 है, 20 बोलता है कि अगर ऊपर के किसी भी मतलब 16 से लेके 19 तक किसी में फॉलो नहीं कर रहा है तो सेक्शन 20 फॉलो करेगा, मतलब जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कॉज ऑफ एक्शन मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट, इसके अलावा वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे जो है आप किसी सूट को जो है कोर्ट में लेके आते हैं, तो बताओ आपका ये राइट तो था, उसके बाद राइट जो आपका वायलेट हुआ है। ठीक, तो सेक्शन 20 ये बोलता है कि जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब जहाँ मतलब कि जो है ये सूट जो है जहाँ मतलब कि ये केस जो है वो घटित हुआ है। इसके अलावा जहाँ मतलब डिफेंडेंट जो जहाँ डिसाइड करता है। इसके अलावा डिफेंडेंट जहाँ जो है कैरी ऑन बिजनेस करता है, कैरी ऑन
बिजनेस करता है, वहाँ सब जो है आप सूट लेके आ सकते हैं। तो ये सेक्शन 20 से संबंधित है ये वाला एग्जाम्पल। तो इसका जो है ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा ऑप्शन इसका। ठीक है, हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर का है। इन विच सर्कमस्टांसेस द कोर्ट कैन विड्रॉ परमिशन टू सू एज ए इंडिजेंट पर्सन। कि किस किस परिस्थिति में जो है कोर्ट विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, इंडिजेंट पर्सन का जो है, कोई भी अगर सूट लेके आता है इंडिजिन पर्सन, किस केस में, किस मतलब की स्थिति में, किस सर्कमस्टांसेस में जो है ये विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो है आप जानते होंगे इंडिजेंट के बारे में, ऑर्डर 33 जो है डील करता है इसके संबंध में। ऑर्डर 33 जो इसके बारे में बताता है कि इंडिजेंट दो प्रकार का होता है। एक अगर प्लेंटिफ फाइल करता है तो प्लेंटिफ के लिए नेक्स्ट फ्रेंड होगा, और अगर डिफेंडेंट फाइल करता है तो डिफेंडेंट के लिए जो है गार्जियन एड लिटम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो है विड्रॉ के बारे में बात करें तो कौन कौन सा, इफ इसके बारे में अगर पूछ रहा है कि किस सर्कमस्टांसेस में इंडिजेंट जो है विड्रॉ कर सकता है टू सी एज ए इंडिजेंट पर्सन, तो उसका जो है, इसका जो ऑप्शन जो है सेकंड होगा। ऑल ऑफ द एबव, सभी केस में जो है इंडिजेंट पर्सन जो है विड्रॉ कर सकता है। कोर्ट मतलब कि इंडिजेंट पर्सन जो एप्लीकेशन लेके आया है उसको जो है विड्रॉ करवा सकता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है कि इफ़ ही इंटर इनटू एग्रीमेंट विथ एनी अदर पर्सन, अगर किसी दूसरे व्यक्ति से कोई एग्रीमेंट एंटर करता है, हु हैज ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट ऑन सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्ट है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति जो है एग्रीमेंट में इंटर कर रहा है, तो जो वहाँ जो है विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, वहाँ जो है इंडिजेंट का एप्लीकेशन जो है विड्रॉ हो जाएगा। ये इंडिजेंट का एप्लीकेशन विड्रॉ होता है ऑर्डर 33 के रूल जो है 9 में। ठीक है, यहाँ पर विड्रॉ होता है आपका। ठीक, इसके अलावा इफ़ ही गिल्टी ऑफ इम्प्रॉपर कंडक्ट अगर है, अगर वो इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए गिल्टी है तो वहाँ भी जो है इसका सूट विड्रॉ हो जाएगा, किसका, इंडिजेंट पर्सन का। इसके अलावा अगर ये लगता है कि जो है कि मतलब कि यह जो है वाद जो मतलब इंडिजेंट पर्सन का जो सूट लेके आया है वो अब चलना नहीं चाहिए, मतलब कि वो इंडिजेंट पर्सन अब जो है इंडिजेंट पर्सन नहीं रहा। ठीक है, तो वहाँ भी जो है ये सूट जो है आपका विड्रॉ हो सकता है इंडिजेंट पर्सन का। तो ये जो आपका ऑर्डर 33 रूल 9 में दिया गया है कि मतलब कहाँ कहाँ विड्रॉ होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड वाला ऑप्शन सही है कि सभी केस में जो है ये विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित है। इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज पर्सन, कि किस मतलब सेक्शन में जो आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेगा। तो इसका ऑप्शन जो है 3 ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। सेक्शन 9 में जो आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करता है, TIP जिसको हम लोग बोलते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बोलता है। इसके अलावा सेक्शन 9 जो है आपका कोई भी ऐसा फैक्ट जो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करता है। ठीक, इसके अलावा कोई भी मतलब फैक्ट जो आपका एक्सप्लेन करता है, इंट्रोड्यूस करता है, और भी मतलब कि अगर असल्ट करता है, डिनाई करता है कोई चीज़ अगर, तो उसको भी जो है सेक्शन 9 में जो है रिलेवेंट माना गया है। फिर असल्ट करता है, फिर डिनाई करता है, या फिर टाइम प्लेस के संबंध में कोई ऐसा चीज़ है, ठीक है, तो उसको भी जो है सेक्शन 9 जो है रिलेवेंट बनाता है। केवल TIP नहीं आता है, इसमें बाकी चीज़ें भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे सपोर्ट करना, रिबट करना, ठीक है, असल्ट करना, डिनाई करना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई मैंने बताया दिया, TIP वगैरह है। ठीक, तो ये सब जो है इसमें रिलेवेंट होता है। इसके अलावा TIP जो है, TIP मतलब आइडेंटिफिकेशन। TIP क्या होता है, TIP मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर पुलिस ऑफिसर जो है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है और जो एक्यूज जो विक्टिम है वो जो है एक्यूज पर्सन को आइडेंटिफाई करता है। अगर एक्यूज पर्सन सस्पिशियस है तो विक्टिम को बुलाया जाता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि या ये इसी व्यक्ति ने अपराध किया था कि नहीं किया था। तो वही जो है TIP होता है। TIP जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे होता है TIP हमेशा। ठीक है, इसके अलावा अगर आइडेंटिफिकेशन देखना है CRPC में, आइडेंटिफिकेशन CRPC में, तो इसके लिए आप देखेंगे सेक्शन 54A आपका देखेंगे। ठीक है, 54A में जो है आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात किया गया है कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए। इसके अलावा सेक्शन जो है आपका 281 में दिया गया आइडेंटिफिकेशन वगैरह दिया गया। 281 में भी आपका आइडेंटिफिकेशन के बारे में डील करता है CRPC में। ये दो जगह जो है CRPC में बोला गया है। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 9 तो आप देख ही लिए हैं, सेक्शन 9 भी जो है TIP बारे में बात करता है। तो आइडेंटिफिकेशन जहाँ जहाँ मतलब दिया गया है मैं आपको सब बता दिया। ठीक है, इसके अलावा और भी जो ऑप्शन है, जैसे सेक्शन 6 हो गया। सेक्शन 6 हमारा जो है रेस गेस्ट के बारे में बात करता है। कोई भी चीज़ अगर जो है, अगर सेम ट्रांजेक्शन में कोई चीज़ अगर हैपन होती है तो उसको जो है सेम ट्रांजेक्शन में
एनीथिंग हैपन इन द सेम ट्रांजेक्शन, तो उसको जो है रेस गेस्टे माना गया है। तो वो भी जो है रिलेवेंट आपका हो जाएगा। जो जो भी इवेंट जो भी इवेंट उस ट्रांजेक्शन में हुआ है वो रिलेवेंट होता है। रेस गेस्टे, रेस मतलब होता है थिंग्स, और गेस्टे मतलब होता है सेम ट्रांजेक्शन। कोई भी अगर थिंग हुआ है जो सेम ट्रांजेक्शन में हुआ तो उसको रेस गेस्टे मानते हैं। इसके अलावा इसका अगर आपको जजमेंट वगैरह इसका इंपॉर्टेंट केस अगर देखा तो सनवल दास इस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है आपका, सनवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके अलावा आर वर्सेस फोस्टर का केस भी इंपॉर्टेंट है रेस गेस्टे में। इसके अलावा जावेद आलम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का भी जो है केस जो है इंपॉर्टेंट है रेस गेस्टे में। जैसे आपका जावेद आलम केस हो गया, इसके अलावा सनवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का हो गया, और आपका आर वर्सेस फोस्टर केस जो 3 केस काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है रेस गेस्टे संबंधित। इसके अलावा सेक्शन 11 जो आपका ये प्ली ऑफ एलिबाई से डील करता है। प्ली ऑफ एलिबाई मतलब कि अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। ये जो है प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत इसको बोलते हैं हिंदी में, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबाई से डील करता है। इसके अलावा जो हमारा सेक्शन 8 जो है ये आपको बताता है तीन चीज़ बताता है। मोटिव हो गया, ठीक है, प्रिपरेशन हो गया, कंडक्ट हो गया। इसके बारे में डील करता है कि रिलेवेंट होंगे। मोटिव मतलब कि रीजन ऑफ किसी व्यक्ति का, रीजन बिहाइंड द एक्ट इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मोटिव मतलब रीजन बिहाइंड द एक्ट, मतलब उस एक्ट के पीछे जो है रीजन क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं मोटिव बोलते हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन, कोई व्यक्ति अगर प्रिपरेशन करता है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो वो जो प्रिपरेशन करता है वो भी जो है रिलेवेंट हो जाता है। कंडक्ट वगैरह मतलब कि कोई व्यक्ति अगर जैसे चोरी करके भाग रहा है तो भागना क्या होगा, कंडक्ट होगा उसका। इसके अलावा कोई मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर अपराध कोई किया है, उसके बाद जब पुलिस ऑफिसर आती है उसके घर में, तो घर में उसकी तलाशी करने, तो वो घर से वो भाग जाता है, तो ये शो करता है कि मतलब वह जो है उस ऑफेंस के बारे में या तो जानता है या तो वो ऑफेंस जो है कमिट किया है। तो ये सब क्या है, उसका कंडक्ट बताता है। तो जो कि सेक्शन 8 में जो है रिलेवेंट होता है। कंडक्ट भी अगर आप देखेंगे दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रीवियस कंडक्ट, एक होता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट, यानी कि ऑफेंस करने के पहले का कंडक्ट, और सब्सिक्वेंट मतलब कि ऑफेंस करने के बाद कंडक्ट उसका क्या है। तो ये सभी जो है रिलेवेंट हो जाता है सेक्शन 8 में आपका। ठीक है, तो ये सब पूरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था बाकी सेक्शन के बारे में। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ऑन 11 जनवरी 2019 ए कमिटेड ए क्राइम मर्डर एट जयपुर में, whereas factually it has been proved that at the time and day of occurrence A was in Shimla। ये उससे बोल रहा है प्ली ऑफ एलिबाई, जैसा हमने पढ़ाया है सेक्शन 11 वाला। प्ली ऑफ एलिबाई में प्ली ऑफ एलिबाई से डील करता है। ये बोल रहा है कि मतलब 11 जनवरी 2019 को ए ने कमिट किया है क्राइम ऑफ मर्डर, क्राइम किया जयपुर में, जबकि यह मतलब प्रूव्ड हो चुका है कि उस दिन जो है वह जो है शिमला में था। तो ये पूछ रहा है कि ये जो फैक्ट है, जो ऊपर का फैक्ट ये पूरा दिया, कहानी स्टोरी दिया गया, ये कहाँ रिलेवेंट होगा। तो आपका प्ली ऑफ एलिबाई में रिलेवेंट होगा, सेक्शन 11 में रिलेवेंट होगा। प्ली ऑफ एलिबाई का सबसे महत्वपूर्ण केस अगर आपको देखना है तो उसका पढ़िएगा दूधनाथ पांडे, DUDH NATH, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। सबसे लैंडमार्क केस इसका यही है, स्टेट ऑफ यूपी, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का सबसे लैंडमार्क केस है। इसमें भी यही हुआ था कि मतलब वो व्यक्ति जो है जहाँ ऑफिस में जॉब करता है, बोलता है कि मैं जिस समय ऑफेंस हुआ था मैं उस समय जो है अपने ऑफिस में था, जो कि मतलब कि बहुत दूर था, जो कि मतलब कि उस समय के अंदर पहुँच पाना जो है असंभव था। तो वहाँ मतलब उसने ये डिफेंस लिया था। ठीक है, तो बाद में व्यक्ति बच भी गया था शायद। तो उसी संबंधित ये प्ली ऑफ एलिबाई संबंधित है, सेक्शन 11 डील करता है इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 69 फैक्ट विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। किस सेक्शन में रिलेवेंट है, ये रेस गेस्टी का बोल रहा है। अभी हमने देखा है रेस गेस्टी के बारे में 3 इंपॉर्टेंट केस, जिसमें से पहला था आर वर्सेस फोस्टर था, सनवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था। इसके अलावा जो है आपका एक जावेद आलम का केस था, आई थिंक जावेद आलम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस था। ये 3 केस बड़े इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, रेस गेस्टी मतलब होता है थिंग्स, रेस माने होता है थिंग्स, और गेस्टे मतलब होता है हैपन इन सेम ट्रांजेक्शन, हैपन इन सेम टाइम। ये जो है लैटिन मैक्सिम आपका है रेस गेस्टे। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो मैंने आपको केस बताया जैसे सनवल दास हो गया। ठीक है, इसके अलावा जावेद आलम केस में पढ़ेंगे तो उसमें ये बोला गया कि जो है जो भी चीज़ मतलब हैपन हुआ सेम ट्रांजेक्शन में, उसमें जो है स्पॉन्टेनिटी होना चाहिए, मतलब कि तुरंत होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ बीट होना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है फोर्थ बीट होना चाहिए, और इंटीमेसी होना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी एंड इंटीमेसी, ये दो वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मैसेज याद रखेगा, स्पॉन्टेनिटी एंड इंटीमेसी।
यानी कि फोर्थविथ होना चाहिए और जो है उसी जो है ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक है, उसी ट्रांजेक्शन में घटित होना चाहिए, इंडिमेसी होना चाहिए, ठीक है। इस केस में जावेद आलम वर्सेस सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ में यही बोला गया था, स्पॉन्टेनिटी एंड इंडिमेसी होना चाहिए। अगर मतलब रेस्ट गेस्ट आप रूल अप्लाई कर रहे हैं अपने केस में, तो अगर आप डिफेंस मतलब कि अगर आप मतलब इस तरह का जो है अगर रिलीवेंट हो रहा है तो, ठीक है, तो ये इसी से डील कर रहा है। ये सेक्शन जो है इसका जो सेक्शन 6 का जो अंदर का पार्ट है ये बोल रहा है जो मतलब इसका मार्जिनल नोट जो है ना, ये सेक्शन 6 का यही है। इसके अलावा सेक्शन 5 बोलता है कि आप जो है एविडेंस आप दो प्रकार से केवल दे सकते हैं। एक आपका आप रिलेवेंट फैक्ट का दे सकते हैं एविडेंस, और एक जो है आपका फैक्ट इन इशू का एविडेंस जो है दे सकते हैं, बस दो ही एविडेंस सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 7 जो है आपका ये डील करता है कि तीन चीज़ से डील करता है। एक हो गया ओकेजन हो गया, एक हो गया कॉज हो गया, एक हो गया इफेक्ट हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये हो गया, एक हो गया अपॉर्चुनिटी हो गया, अपॉर्चुनिटी। ओकेजन कॉज इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी, ये 4 चीज़ से डील करता है सेक्शन 7। कि मतलब कि ओकेजन अगर कोई अवसर कोई अगर ओकेजन मिला है कोई ऑफेंस करने के लिए तो वो भी रिलेवेंट हो जाए। इसका कोई कॉज अगर होता है, कॉज मतलब कि कारण क्या हो, किस लिए मतलब उस व्यक्ति ने अपराध किया, वो भी रिलेवेंट, वो तो रिलेवेंट हो ही जाएगा। इफेक्ट मतलब कि अगर कोई मतलब कि ऑफेंस हुआ है और उसमें कोई अगर मार्क वगैरह शो हो रहा है, जैसे कि ब्लड स्टेन वगैरह शो हो रहा है दीवार पे, या फिर जहाँ पर झगड़ा हुआ वहाँ मतलब सामानें जो बिखरी हुई हैं, ठीक है, जैसे मतलब किसी व्यक्ति को अगर घसीटा गया या फिर लेके आया गया, तो जो मार्क वगैरह होता है ना वो इफेक्ट होता है, वो सब वो भी जो है रिलेवेंट होता है। इसका नाम अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है कि मतलब कोई व्यक्ति जैसे मतलब कि 4-5 लोग एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति का मर्डर करना है, बाकी 4 लोग गायब हैं और केवल वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति को मारना, वो व्यक्ति जो है इस समय घर में उपस्थित है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी शो कर रहा है कि मतलब वो व्यक्ति घर में अकेले, अब उसको जो है आसानी से हम लोग मार सकते हैं या फिर कोई ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अवसर दे रहा है, अवसर इसको बोलते हैं, अवसर का लाभ उठाना वही है अपॉर्चुनिटी। तो वो भी जो है सेक्शन 7 में रेलिवेंट होता है। इसका सेक्शन 8 जो है आपको बता ही दिया, 3 है, मोटिव प्रिपरेशन और कंडक्ट MPC, ठीक। तो ये पूरा बेसिक के बारे में था, ठीक है। तो रेस गेस्टे अगर आप देखेंगे सेक्शन 6 में आता है। रेस गेस्टे के साथ अगर सेक्शन 6 जो है और सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ये तीनों अगर कंबाइंड रीडिंग होता है रेस गेस्टे में, ये भी याद रखिएगा। रेस गेस्टे में इन तीनों का सेक्शन 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, ये जो कंबाइंड रीडिंग होता है सेक्शन रेस गेस्टे के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कंडक्ट ऑफ द एक्यूज रिलीवेंट। कंडक्ट मैंने आपको बता दिया है, सेक्शन 8 में रिलीवेंट होता है। सेक्शन 8 दो कंडक्ट की बात करता है, एक बात करता है प्रीवियस कंडक्ट, एक होता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में, ठीक है। एक प्रीवियस कंडक्ट हो गया, एक आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया। इसके अलावा जो इसका एक्सप्लेनेशन है ना सेक्शन 8 का, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 8, इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिया गया, ठीक है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, पहला एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि जो कंडक्ट इसमें जो है स्टेटमेंट नहीं आता है। जनरल रूल ये है कि कोई भी अगर कंडक्ट है ना उसमें स्टेटमेंट नहीं आता है, क्योंकि कंडक्ट क्या है, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन एक्टिविटी है, सॉरी, कंडक्ट मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो कंडक्ट में आता है। तो कंडक्ट में ह्यूमन एक्टिविटी आता है, जैसे स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन स्टेटमेंट वहाँ इंक्लूड हो जाता है। स्टेटमेंट को वहाँ जो है कंडक्ट के रूप में कंसिडर करते हैं, जहाँ कोई एक्ट जो है जो एक्ट हुआ है ना वो कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, या तो जो है कोई चीज़ जो है एकम्पनी कर रहा है, उसके साथ जो है कुछ जो है चीज़ें अगर मिक्स हैं तो वो स्टेटमेंट जो है कंडक्ट में जो है रिलेवेंट डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये बोला है एक्सप्रेशन 1 बोला गया। एक्सप्रेशन 2 जो है ये बोलता है कोई भी अगर कंडक्ट है किसी व्यक्ति का वो भी रिलेवेंट हो जाएगा अगर स्टेटमेंट जो है, जो स्टेटमेंट बनाया गया है वो जो है प्रेजेंस से बनाया गया है, किसी व्यक्ति के प्रेजेंस में बनाया गया है, कोई स्टेटमेंट कहा गया है और व्यक्ति मतलब उस व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट को सुना है, ठीक है। और जो है और ये जो स्टेटमेंट है जिसको किसी व्यक्ति के प्रेजेंस से बनाया गया और व्यक्ति ने सुना है, इसको जो है जो अफेक्ट कर रहा है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट अफेक्ट कर रहा है किसी व्यक्ति के कंडक्ट को, ठीक। तो ये जो है रिलेवेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में देखो कोई स्टेटमेंट किसी व्यक्ति ने अगर बोला और वो अगर अफेक्ट करता है किसी दूसरे व्यक्ति के कंडक्ट को, मतलब मान लीजिए कोई मतलब दुकान है, ठीक है, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति से सामान मांगता है, पैसा मांगता है उधार, तो इसमें जो तीसरा व्यक्ति जो खड़ा रहता है, बैठा रहता है, वो बोलता है कि इसको मतलब उधार मत देना, इसको जो उधार मत देना, क्योंकि ये जो है पहले भी काफ़ी लोगों का पैसा जो है ले चुका है। तो इसका ये स्टेटमेंट है ना ये रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट को जो है ये अफेक्ट कर रहा है इसके कंडक्ट को, ठीक। तो ये जो है इसलिए ये एक्सप्रेशन 2 जो यही कह रहा है।
ठीक। तो ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, 2 एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, ठीक, सेक्शन 8 में। ठीक, सेक्शन 11 मैंने बता दिया, पिलिया फेलिबाई से, इसका सेक्शन जो है 8 जो है सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेक्शन 10 आपका उस पर कॉन्स्पिरेसी से, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस के लिए जो आपका सेक्शन 120 120A 120B जो है आपका आईपीसी में दिया गया है, उससे जो है कॉन्स्पिरेसी जो है यहाँ डील कर रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति अगर जो है कॉन्स्पायर करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ या फिर इन प्रोजिक्यूशन ऑफ फर्दर ऑफेंस, कोई मतलब ऑफेंस करना है, तो वो जो है एग्रीमेंट जो उनका होता है वो जो है रिलीवेंट हो जाता है सेक्शन 10 में। इसके अलावा अगर सेक्शन 120 पढ़ना है, सेक्शन 120A पढ़ना है, सेक्शन 120A 120B 120A पढ़ना है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। देखो 2 है 120A 120B। 120A जो है डिफाइन करता है कॉन्स्पिरेसी को, और 120B जो है पनिशमेंट बताता है, ठीक है। 120A और 120B जो है ये जो है डिफाइन करता है, ये जो है पनिश करता है, ठीक। ये बोलता है कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन मेक एन एग्रीमेंट को बनाते हैं, मेक एन एग्रीमेंट टू डू, कोई एग्रीमेंट बनाते हैं कोई मतलब ऑफेंस करने के लिए या फिर कोई ऑफेंस जो है उनके द्वारा किया जाता है, कॉज ऑफ एन ऑफेंस। when two or more person make an agreement to do an offense or cause to be done in furtherance of common ऑब्जेक्ट तो हो ही जाएगा, इसमें आ जाएगा कोई इलीगल एक्ट के लिए, इलीगल एक्ट या इलीगल ऑफेंस के लिए, या फिर लीगल एक्ट है या ऑफेंस है, लेकिन जो उनका जो मीन वो जो है इलीगल है। इलीगल एक्ट ऑफेंस करते हैं या तो लीगल एक्ट ऑफेंस करते हैं, लेकिन जो उनका जो मीन है वो जो इलीगल है। मतलब जैसे क्या हो गया, लीगल मतलब किसी व्यक्ति को जो है, किसी व्यक्ति का रेंट पूरा हो गया और रेंट नहीं दे रहा है, तो उस व्यक्ति को जो है आप जो है 4-5 लोग के साथ मिल के जाते हैं उसको निकालने के लिए, तो ये क्या होगा, इसका मीन्स क्या होगा, इलीगल हो गया। अब लीगल एक्ट करने जा रहे हैं कि व्यक्ति को हटाने जा रहे हैं क्योंकि रेंट नहीं दे रहा है, लेकिन आपको जो तरीका है निकालने का, 4-5 लोगों को व्यक्ति को बुलाकर जो है उसको मार पीट रहे हैं, उसको निकाल रहे थे, आपका इलीगल मीन्स हो गया, इलीगल एक्ट हो गया आपका ना। तो दोनों के बारे में डील करता है, ठीक। इसके अलावा आपको पनिशमेंट 120B में दिया गया, 120B आपका पनिशमेंट जो है 2 प्रकार का पनिशमेंट दिया गया, एक 6 मंथ का है और एक जो है 2 ईयर का है, ठीक है। बस इतने के लिए 2 पनिशमेंट दिया, 6 मंथ का, एक 2 ईयर का है, ठीक है। और डिटेल अगर जानना है तो अगर 2 ईयर है तो अगर कमिटमेंट ऑफ एन ऑफेंस है, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस अगर है, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस अगर है, तो यहाँ पर 2 साल का पनिशमेंट होता है। अगर 6 महीना है, अगर मतलब इसके अलावा बाकी जो प्रोहिबिटेड बाई लॉ या फिर सिविल एक्शन है, तो वहाँ जो है 6 मंथ का आपका जो है पनिशमेंट आपको मिलता है। तो इसके बारे में बाद में डिटेल कर लेंगे, अभी तो बस आपको शॉर्टकट ब्रीफ थोड़ा बता दिए हैं। ब्रीफ जो है ये आपका कॉन्स्पिरेसी संबंधित है, इस पर काफ़ी केस लॉ भी ये समय, ठीक है, जजमेंट वगैरह काफ़ी इस पर, इस बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है 8 हो जाएगा, सेक्शन 8 में जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेबिस एंड देयर आफ्टर मर्डर, कि मतलब पहले उसको जो है उसके साथ जो है बलात्संग किया गया, उसके बाद जो उसकी हत्या कर दी गई। विदाउट मेकिंग ए कंप्लेंट सी सेड दैट सी हैड बीन रेबिस, बिना मतलब कंप्लेंट बनाए हुए, मतलब उसने कोई कंप्लेंट नहीं किया, उसके बाद बोलती है कि मतलब लड़की जिसके साथ ये मतलब ये हुआ है वो बोलती है कि उसके बाद में जो है बलात्संग किया गया, मतलब बिना कंप्लेंट के। तो ये जो है ये इसका ऑप्शन जो है 2 होगा, कि रिलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 32(1) और सेक्शन 57 में। ये आपका दिया गया है सेक्शन 8 के एक्सप्लेनेशन में, सेक्शन 8 के एग्जाम्पल में, सेक्शन 8 का एग्जाम्पल में जो है ये आपका जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई मतलब कि लड़की जिसके साथ मतलब कि बलात्संग वगैरह हुआ है, ठीक है, अगर बिना कंप्लेंट किए स्टेटमेंट देती है कि उसके साथ मतलब बलात्संग हुआ है, तो ये रिलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 32(1) और 57 से। 32 जो है आपका डैंग डिक्लेरेशन से। इसके अलावा 157 जो आपका है ये आपका जो है कोरोबोरेशन से, कोरोबोरेशन सबका संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो ये आज का पूरा जो है एमसीक्यू का क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।